नमस्कार, 11 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। बुलेटिन की शुरुआत आज की 6 बड़ी खबरों से करेंगे। सबसे पहले बात होगी चुनाव चोरी की, जिसे लेकर करोड़ों सनातनियों में रोष है। सियासी घमासान भी पीक पर है। एसआईटी एक्शन मोड में है और आज भी कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। अब तक 8 गिरफ्तारी और 2 बड़े इस्तीफे की हलचल तेज है। वहीं मुहर्रम पर यूपी में बिहार तक जबरदस्त बवाल किया गया है। उपद्रवियों की टीम ने बिहार में कई जगहों पर पुलिस को टारगेट किया और वहीं यूपी में एनकाउंटर का सिलसिला अब भी जारी है। और इस बार पुलिस ने के निशाने पर 1 लाख का इनामी शूटर है। और भी बड़ी खबरें होंगी। खान सर को लेकर के कोर्ट में हलचल बढ़ गई है। केतन मर्डर केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सिया और चेतन की चैट हिस्ट्री में आखिर क्या राज छिपे हैं, इसकी तफ्तीश की जा रही है। बदायूं में 2 गुटों की भिड़ंत हुई। तमाम खबरें आपके सामने होंगी। प्रभु श्री राम के साथ छल का अंजाम क्या होगा, योगी ने पहले ही कह दिया है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मतलब योगी ने जो एसआईटी बनाई है उसके हाथ चोरों के सरगना तक पहुंच चुके हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंदा चोरी पर एसआईटी की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा एसआईटी की रडार पर आ गए हैं। जांच के दौरान चंपत राय की लापरवाही के सबूत मिले। चंपत राय पर एसआईटी का शिकंजा कस सकता है। अनिल मिश्रा की तरफ भी शक की सुई घूम रही है। उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और एसआईटी ने सीसीटीवी की जांच की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच कुल 70 बार चोरी की बात सामने आई है। एसआईटी की रिपोर्ट तो सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। सबसे ज्यादा शक चंपत राय पर है, जिनकी सिफारिश पर रखे हुए लोगों ने चंदे पर डाका डाला। टिन्नू यादव, उसका भतीजा मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, ये सभी गिरफ्तार अब तक हो चुके हैं। लेकिन अब बारी है चंपत राय और अनिल मिश्रा की। गिरफ्तारी की तलवार उन पर भी लटक रही है। दोनों ने ट्रस्ट से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन एसआईटी की दूसरे दौर की जांच अभी तो बाकी है, क्योंकि सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट में सरकार को ही सौंपा गया है। देखना तो यह है कि फाइनल रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तो उसमें क्या क्या खुलासे होते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी की जो पूरी जांच है उसके दायरे में 2 प्रमुख व्यक्ति आए हैं। एक है चंपत राय, जो ट्रस्ट के महासचिव थे, और दूसरे जो ट्रस्ट के सदस्य रहे हैं, अनिल मिश्रा। अब इन दोनों से भी आगे पूछताछ हो सकती है और यहां तक कि अनिल मिश्रा के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। चंदा चोरी के मामले में टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और मनीष यादव समेत 8 आरोपी जेल में हैं। लेकिन उनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो जांच का दायरा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ा संकट चंपत राय के लिए है। चंपत राय ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, वो भी नैतिकता के आधार पर दिया गया है। मगर क्या इतनी बड़ी चोरी पर सिर्फ इस्तीफे से काम चलेगा? उधर ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इतने भर से काम नहीं चलेगा। दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा करना इन्हीं की पहली जिम्मेदारी थी और इनकी देखरेख में ही ये महापाप हुआ है। अब देखिए, राम मंदिर में अगर किसी की सबसे ज्यादा चलती थी तो वो है चंपत राय। उनकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी राम मंदिर में हिल नहीं सकता था। ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर उन्हें असीम शक्तियां दी गई थी। अलग ही लेवल के पावर्स थे उनके हाथ में, लेकिन उन्होंने कई स्तरों पर लापरवाही की है और वो सभी लापरवाही अब सामने आ रही है। मसलन चंपत राय पर पहला आरोप यह लगा था कि मंदिर में चंदे की चोरी होती रही और वो खामोश रहे। दूसरा आरोप यह है कि उनके ही करीबियों ने रामलला के दरबार में चंदे की लूटपाट की। तीसरा गंभीर आरोप चंपत राय पर है कि उन्हें कई बार शिकायतें मिली हैं, लेकिन उन्होंने अनदेखा किया। चौथा आरोप है कि चंदे की निगरानी का जिम्मा चंपत राय ने दूसरों पर छोड़ दिया। पांचवा आरोप है कि सीसीटीवी की जांच के दौरान 70 बार चोरी दिखी है, मगर चंपत इस पर कोई जवाब देते हुए या फिर सामने नहीं आया। छठा आरोप है कि पैसे बरामद होने के बावजूद चंपत राय ने एफआईआर दर्ज कराने में लापरवाही बरती है। चंदा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट से कई सनसनीखेज खुलासे सामने हुए, जहां पर जांच में चंदा चोरी के आरोपों की पुष्टि हुई है। और जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसे लेकर के सूत्रों ये बता रहे हैं कि एसआईटी ने जांच में यह भी पाया है कि पूरे मंदिर की सीसीटीवी कवरेज में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण काउंटिंग करने वालों ने ही चंदे पर हाथ साफ कर दिया। और सिर्फ इतने ही नहीं,
70 बार सीसीटीवी में चंदा चोरी की घटनाएं एसआईटी को साफ साफ नजर आई हैं। एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और ये सब कुछ पाया। साथ ही कैश काउंटिंग के दौरान दस्तावेजों की गड़बड़ी भी एसआईटी ने पकड़ ली है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सियासी हमले तेज हुए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी और संघ पर तीखा हमला बोला। चंदा चोरी मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने लिखा है कि बीजेपी का लंका दहन अयोध्या में ही होगा। भगवान के ऑडिट से बीजेपी बच नहीं पाएगी। चंदा चोरी के काले कारनामों का अभी पहला अध्याय ही खुला है। अमृतकाल में बीजेपी के लिए यह काल बनकर आया है। और चलिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस पूरे मामले में आज क्या बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं वो 8 आरोपी फिलहाल जेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन अयोध्या पुलिस के पास, एसआईटी के पास न सिर्फ साक्ष्य मौजूद हैं बल्कि बयान मौजूद हैं और उन लोगों के बारे में जानकारी मौजूद है जो दरअसल इन 8 लोगों के न सिर्फ बेनिफिशरीज में थे बल्कि जो पैसे की चोरी की गई थी उस रकम को कहाँ लगाया गया है, कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, कौन कौन से एसेट्स बनाए गए हैं या किसी को इसको ठिकाने लगाने के लिए दिया गया है। ये सारी जानकारी अयोध्या पुलिस के पास है। इसीलिए अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में न सिर्फ फूक के कदम रख रही है बल्कि सभी आरोपों को वेरीफाई भी कर रही है। उसे यह भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को बचाने के लिए आरोपी किसी दूसरे को फंसा दे और ऐसा तो नहीं कि वो सही जानकारी दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 8 आरोपी वहां पर चोरी कर रहे थे, बड़े और जिम्मेदार लोग जिन्होंने इस्तीफा तो जरूर दिया है लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा जो दिया गया है उससे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है और उससे कितना ज्यादा इस बात को मजबूती मिलती है कि वो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक एसआईटी और अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दे देती है तब तक सभी लोग आरोपी हैं और सब लोग एक बात तो बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो 2 लोग सबसे ज्यादा मंदिर में रहते थे, उसे बल्कि तीसरा नाम भी मैं ऐड कर देता हूं, गोपाल राव का। गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय, इनके ऊपर पूरे मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी थी। जो चंदा आता था उसको सुरक्षित बैंकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। भक्तों की आस्था की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मौके पर चोरी जैसी बात सामने आ गई थी तो पुलिस तक इस बात को क्यों नहीं पहुंचाया गया, ट्रस्ट की आपात बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। और इन सारे सवालों के जवाब निश्चित तौर पर न सिर्फ एसआईटी, अयोध्या पुलिस बल्कि सरकार भी ढूंढने की कोशिश कर रही है कि जब चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, गोपाल राव को इस पूरी खेल की जानकारी मिल गई थी तो उन्होंने क्या एक्शन लिया, उन्होंने किसको जानकारी दी, उन्होंने किस तरीके से मैटर को लीगल आगे बढ़ाया। सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीजें नहीं की गई हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और बात सिर्फ लापरवाही से खत्म नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन का जो पहला चरण है वो कल शुरू हो चुका है जब सभी आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन आगे भी इस पूरे मामले में न सिर्फ एसआईटी और अयोध्या पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी बल्कि सभी कड़ियों को जोड़ेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव कितनी ज्यादा लापरवाही कर रहे थे, किस किस जगह पर कर रहे थे। और सबसे हैरानी की बात के साथ ही इतना बड़ा घोटाला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस अपडेट के लिए। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी शूटर संजय को मार गिराया है। संजय बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। शूटर ने आज से ठीक 1 महीने पहले 27 मई को बिल्डर संदीप सिंह की हत्या कर दी थी। बिल्डर की हत्या के बाद पुलिस शूटर की तलाश कर रही थी और आज सुबह पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी। और देखिए, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गए हैं। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुख्यात अपराधी संजय पर अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका था पहले ही, जिसमें हत्या के मामले में भी वो शामिल था। लखनऊ में बिल्डर की हत्या के बाद पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था और घटना के बाद से लगातार वो पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन पुलिस ने वारदात के 30 दिन बाद यानी कि आज उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना पुरानी रंजिश और जमीन विवाद की वजह से की गई थी, जिसमें संदीप की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई। जिसमें आज सुबह स्पेसिफिक सूचना प्राप्त हुई थी कि संजय बीबीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत आया हुआ है और उसके मूवमेंट की सूचना पे पुलिस द्वारा घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी को देखकर उसने जुग्गो रेगुलेटर के पास से लगातार अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसकी फायरिंग
से बचाव करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें संजीव घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी शूटर संजय है कौन, उसकी क्राइम कुंडली भी हम आपको बताते हैं। दरअसल शूटर संजय यूपी का खूंखार अपराधी था। खान मुबारक गैंग से वो जुड़ा हुआ था और खुले आम वारदात को बेखौफ अंजाम दिया करता था। वो हत्या की सुपारी लेता है, जिसकी सुपारी लेता था उसे खत्म करके ही मानता था। बिल्डर संदीप की भी उसने 5 लाख की सुपारी ली थी। अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या में उसने कई वारदात को अंजाम दिया है। अब उसके खिलाफ कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, जिसे आजाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। और हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, ये पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी थी, और या फिर यूं कहें कि 1 महीने तक ये पुलिस को छकाता रहा? इसीलिए इसके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा गया था। और क्योंकि जिस तरह से लखनऊ में, जो प्रदेश की राजधानी है, दिन दहाड़े इस तरह से मारी थी गोली संदीप जो बिल्डर थे, तो उसने पूरे शहर को दहला दिया था और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस इसके पहले इसमें एक आदमी को, गंगाराम को गिरफ्तार कर चुकी थी और गंगाराम से पूछताछ में इसका नाम आया था और संजय का। उसके बाद पुलिस ने इसकी घेराबंदी की। अब कितना बड़ा ये क्रिमिनल था आप समझ सकते हैं कि जिस गैंग का ये मेंबर रह चुका था खान मुबारक जो है, कहा जाता है कि छोटा राजन के लिए काम करता था। ये भी कहा जाता है कि खान मुबारक जब पढ़ता था तो कोई अंपायर ने उसको क्रिकेट में आउट दे दिया था तो गोली मार दी थी। खान मुबारक का एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक आदमी है, उसके सर पे उसने कांच की बोतल रखी हुई थी और उस पर निशाना लगा रहा था। तो इस तरह का गैंग लीडर इसका रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का क्राइम ये करता था। अब यूपी की अगर बात करें तो 2017 से हम अगर आज तक देखें तो करीब 17,000 इनकाउंटर हो चुके हैं और 280 जो अपराधी हैं वो मारे जा चुके हैं। यानी एक तरह का, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सरकार के लिए बहुत बड़ा इशू है, तो इसलिए इस पर कड़ी नज़र है कि जो भी अपराधी है वो बचेगा नहीं, तो क्राइम करने के पहले वो थोड़ा सा डरे। तो आप यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भले ही कुछ वक्त तक जो अपराधी हैं खुद को बचा सकते हैं, लेकिन उनके लिए पुलिस की गिरफ्त से दूर भाग जाना यह मुमकिन नहीं है। वो गिरफ्त में आए जाते हैं, जैसे कि ये आरोपी भी आया 30 दिन बाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसका एनकाउंटर में मारा जाना यही बताता है। धन्यवाद आपका। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मुहर्रम पर देश के कई शहरों में कोहराम मचता हुआ नजर आया। यूपी से बिहार तक उपद्रवियों की भीड़ ने जम करके बवाल किया। कई शहरों में तांडव मचाया, तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, लाठी डंडे चले, तलवार लहराते हुए हुड़दंगियों की टोली ने अलग अलग शहर में बवाल किया। अररिया के फारबिसगंज में और साथ ही जोगबनी में ताजिया जुलूस में पत्थरबाजी और अखाड़ों के बीच मारपीट के हालात बिगड़ गए। फारबिसगंज में बच्चे महिलाओं के बीच लाठी चलने लगी हैं, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। और देखिए कैसे अलग अलग अखाड़ों के हुड़दंगी वर्चस्व दिखाने के लिए उत्पात मचाते हुए नजर आए और इस दौरान पुलिस टीम पर भी टारगेट अटैक किया गया। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में उपद्रवियों के हमले में कई पुलिसकर्मी को चोट भी लगी है। वहीं सीतामढ़ी में भी बवाल मचा। ताजिया के आगे बढ़ाने को लेकर के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। और वाराणसी में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 गुटों में टकराव के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, उपद्रवियों को तितर बितर किया और मुहर्रम की तैयारियां फिर से शुरू हुआ उपद्रव, जहां पर मुहर्रम के दिन तक अलग अलग शहर में देखने को मिला। उससे पहले देखिए उज्जैन में शिवहर समेत कई जगहों पर मुहर्रम के मातम में उपद्रव वाला प्लान देखने को मिला था और पुलिस टीम अब एक्शन मोड में है। सभी जगहों पर वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और उसी आधार पर एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। मुहर्रम के दौरान उपद्रव की सबसे पहली खबर अररिया के फारबिसगंज की है। ताजिया जुलूस के दौरान अचानक पत्थरबाजी से हड़कंप मच गया। अखाड़ों के लोग आपस में लाठी लेकर भिड़ गए, एक दूसरे पर लाठी चलाने लगे, पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसके चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। भगदड़ जैसे हालात हो गए। लोग जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते नजर आए। हालात ऐसे हो गई है कि खुद सुरक्षित बचाने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए लोग रेलवे स्टेशन पर जुट गए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अलग अलग अखाड़ों के बीच वर्चस्व को लेकर जंग शुरू हुई और उसके बाद उपद्रवियों ने मोर्चा संभाल लिया, पथराव शुरू कर दिया, जिसके चलते लोगों में दहशत फैल गई। 10 से 15 लोग घायल भी हो गए।
हिंसा उपद्रव के बाद पुलिस की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। एक्शन मोड में आते हुए सबसे पहले उपद्रवियों की भीड़ को भगाया और अब वीडियो फुटेज को खंगाला जा रहा है। जो उपद्रव में शामिल है उसकी तलाश हो रही है। अररिया के जोगबनी में नेपाल बॉर्डर पर भी मुहर्रम पर गदर मचा, जहां पर करबला मैदान इलाके में ताजिया जुलूस के बीच पत्थरबाजी शुरू हुई और कई दुकानों के शीशे टूट गए। सड़क पर ईंट पत्थर बिखरे हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि मुहर्रम जुलूस को नेपाल की साइड घुसने से रोकने पर उपद्रवी भड़क गए थे और नेपाल साइड से पथराव शुरू कर दिया गया। आग के गोले फेंके जाने लगे, जिसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। लोगों में दहशत फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। एसएसबी की टीम ने हालात को कंट्रोल में किया। फिलहाल सुरक्षा बलों का घेरा बढ़ा दिया गया है। उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की जा रही है। खबर समस्तीपुर से, जहां पर मुहर्रम के जुलूस में उपद्रवियों ने काफी हंगामा किया। लाठी, डंडे, तलवार लेकर जुलूस में शामिल उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। दो गुटों के बीच भिड़ंत भी हुई। पत्थरों की बारिश होने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया। अब इसके बाद हालात बिगड़ गए। ऑन द स्पॉट 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस अब हमला करने वालों की तलाश कर रही है। वीडियो के आधार पर इन उपद्रवियों की पहचान भी हो रही है। प्रशासन के ऊपर लाठीबाजी किया गया है। यहाँ पे फुल एक्शन लेना पड़ेगा प्रशासन को अपनी तरफ से। कर रहा है वो आपके प्रभारी है अफसर ऐसा क्या है, वो उनके जो आदमी बचाया वो उसी को उल्टा पुल्टा कर रहा है। देखिए मार के फाड़ दिया है। देखिए रामनगर का अखाड़ा है, मार के पूरा फाड़ दिया है इनको प्रशासन। रामनगर के प्रशासन के ऊपर लाठीबाजी किया गया है। यहाँ पे फुल एक्शन लेना पड़ेगा प्रशासन को अपनी तरफ से। कर रहा है वो आपके प्रभारी है अफसर ऐसा क्या है, वो उनके जो आदमी बचाया वो उसी को उल्टा पुल्टा कर रहा है। देखिए मार के फाड़ दिया है इनको। देखिए रामनगर का अखाड़ा है, मार के पूरा फाड़ दिया है इनको प्रशासन। रामनगर हिंसक झड़प हुआ कैसे हुआ है? दोनों से हुआ है, मतलब जो वहाँ पे मुहर्रम के दौरान जैसे आपस में हिंसक झड़प हुआ था दो लोगों के समूह के बीच में। कितने लोग घायल हुए? घायल की संख्या से नहीं बता सकते, 2 लोग ही पहुँचने के बाद वहाँ लोग अपना सुरक्षित स्थान पर कहीं यहाँ पर छिपे हुए। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। आप लोग बड़े पदाधिकारी को जानकारी दिए थे? जी जानकारी दिए तो बोले घटनास्थल में बड़े पदाधिकारी पहुंचे थे? हाँ पहुँचे थे, वहाँ उनके साथ ही थे। साथ से घटना हुआ कि मतलब नागर बस्ती के पास जो है मतलब ईटा रोड़ा दोनों तरफ से बरसाने लगा। हम लोग बीच बचाव करने के लिए गए, जिससे हमारा कपार फट गया। कितने पुलिसकर्मी का कपार फट गया है? कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? करीब 2, 4, 5 पुलिसकर्मी को तो हम आँख के सामने देखे हैं जो रोड़ा पत्थर से कपार। तो बिहार के समस्तीपुर में क्या हालात है ये आपने देखा। अब आप देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस को लेकर अलग अलग थाना क्षेत्र में बवाल किया गया। लाठी बाजी गई और एक शख्स चोटिल भी हो गया, जिसके बाद 2 गुटों में मारपीट शुरू हुई। 6 लोग इसमें घायल हो गए। मुजफ्फरपुर के औरैया इलाके में 2 अखाड़ों के बीच मारपीट शुरू हुई और यहाँ भी कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद से पूरे इलाके में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया। संवेदनशील इलाकों में एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की गई और लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
अब बिहार के सीतामढ़ी से खबर आ रही है, जहां पर तजिया जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। ताजिया आगे बढ़ाने को लेकर शुरू हुआ ये विवाद मारपीट तक पहुंच गया। अब इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। काफी देर तक उपद्रवी सड़क पर बवाल मचाते रहे, एक दूसरे पर लाठी से हमला भी करते रहे। अब वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की एक बार फिर से पहचान शुरू की गई है। इलाके में फोर्स तैनात किया गया है और जो लोग इस उपद्रव में शामिल थे उन्हें पकड़ने के लिए अब पुलिस कोशिश कर रही है। और वाराणसी में भी ताजिया जुलूस के दौरान दो गुटों में बवाल हुआ। अचानक से उपद्रवियों की भीड़ ने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया, लाठियां बरसाने लगे, जिसके बाद पुलिस टीम ने ऑन द स्पॉट पहुंच करके हालात को कंट्रोल में लिया। बेकाबू भीड़ पर लाठी भांज करके भीड़ को अलग किया। अब आपको हम बलरामपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तुलसीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। हनुमानगढ़ी तिराहे के पास रेलवे फाटक पार करते समय जुलूस में शामिल तजिया रेलवे की 25,000 वोल्ट के तार से टच हो गया, जिसके बाद तजिया में आग लग गई और जुलूस में अफरा तफरी मच गई। तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप बलरामपुर से, जहां पर ताजिया में आग लग गई। दरअसल ये ताजिया रेलवे के फाटक को पार करते हुए बिजली की तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद इस ताजिए में आग लग गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई और किसी तरह से लोग इस ताजिए को छोड़कर इधर उधर भागे ताकि वो खुद को बचा सके। आप देखिए कि काफी ऊंचा ये ताजिया है जिसमें आग लगी हुई है और आसपास जो लोग मौजूद थे वो किसी तरह से इसको किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सिया ने अपने मंगेतर को क्यों मारा? आखिर क्यों सगाई तोड़ने से बेहतर ऑप्शन उसे केतन को रास्ते से हटाना ही लगा? सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन से पूछताछ में कई हैरतअंगेज खुलासे हुए हैं। सिया ने हत्या के पीछे की जो वजह बताई है उसे जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। एक एक खुलासा बस चंद मिनटों के अंदर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए। पुणे के केतन मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि सिया और चेतन ने चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी। केतन के मर्डर से पहले और बाद की जो पूरी बातचीत थी चेतन और सिया के बीच, वो डिलीट कर दी गई है। अब देखिए, फोन का रिसाइकल बिन भी दोनों ने डिलीट कर दिया। पुलिस सिया और चेतन की चैट हिस्ट्री रिकवर करने में जुटी हुई है। इस बीच पुणे में आज केतन को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें 3,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। सिया और चेतन दोनों पुलिस के रिमांड पर हैं। उनसे पूछताछ में बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। दोनों ने चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी है। पुलिस दोनों के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक लैब भेज चुकी है ताकि डेटा को रिकवर कर सके। दोनों ने पिछले 6 महीने में 2004 बार आपस में फोन पर बात की। कुल 338 घंटे दोनों के बीच बातचीत हुई है। इधर केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कल सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उन्होंने मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट पर करवाने की मांग की है, लेकिन जिस पर सीएम ने भी हामी भर दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस को पूछताछ के साथ साथ सबूत भी जुटाने होंगे और सबूत जुटाने में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी चीज का रोल रहने जा रहा है तो वो है यहाँ पर चेतन और साथ ही रिया का वो फोन, जिसमें दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हुई है और साथ ही साथ दोनों के बीच यहाँ पर चैट्स भी हैं। तो क्या चेतन और सिया के मोबाइल में केतन के कत्ल का सारा राज छिपा था? ये अमित बताएंगे। बिल्कुल, जिन सबूतों को उन्होंने डिलीट किया है, उन्हें रिकवर किया गया है, तो केतन के मर्डर मिस्ट्री से सबसे बड़ा पर्दा उठ सकता है। पहला क्या अपडेट अब आपको बताते हैं। सिया और चेतन ने अपने जो चैट हिस्ट्री है उसे डिलीट कर दिया। मर्डर से पहले और बाद की चैट को उन्होंने डिलीट किया है। दूसरा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, चैट हिस्ट्री रिकवर करने में इस वक्त पुलिस लगी हुई है। 6 महीने पहले से ये कांटेक्ट में थे, यानी दोनों कांटेक्ट में आ चुके थे 6 महीने से। अब दोनों का जो मोबाइल है वो फॉरेंसिक लैब में मौजूद है। अब जो डेटा उन्होंने डिलीट किया है उसे रिकवर किया जाएगा। दोनों ने करीब 204 बार कॉल किए, 2004 बार कॉल किए हैं
और 238 घंटे तक इनकी टॉक टाइम यानी कि इतने घंटे इन्होंने बात की है। अब साथ ही जो चैट हिस्ट्री रिकवर करनी है उसमें भी खासा वक्त लग जाएगा और यही पुलिस के लिए सबसे अहम सबूत होंगे। अब केतन मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम बता देते हैं। सिया के भाई साहिल गोयल से 10 घंटे तक पूछताछ हुई है और साहिल ने ही सिया को अपने दोस्त चेतन से मिलवाया था। यानी कि जो चेतन है वो सिया के भाई साहिल का दोस्त था। साहिल को सिया और चेतन के अफेयर के बारे में सब कुछ मालूम था। साहिल और चेतन दोनों की दोस्ती क्रिकेट खेलने के दौरान हुई थी और दिवाली की पार्टी के बाद सिया और चेतन के बीच मेलजोल बढ़ गया और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिया के अफेयर से साहिल वाकिफ था, उसे सब कुछ पता था? अगर हाँ तो उसने केतन या फिर सिया के घर वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? साहिल भी इस मिस्ट्री को सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकता है। उसे पुलिस ने 10 घंटे पूछताछ की है और क्योंकि साहिल ही वो शख्स है जिसने अपनी बहन सिया को अपने दोस्त चेतन से मिलवाया था, तो साहिल एक बहुत अहम कड़ी हो सकती है। टीम उससे भी पूछताछ कर रही है कि साहिल इस पूरे मामले में क्या जानता है। तो आपको बता दें कि इस वक्त सिया और साथ ही साथ चेतन को लेकर जो बड़ी बात निकल कर आई है वो है सिया का भाई, जी हां साहिल। बताया जा रहा है कि चेतन से जो मुलाकात सिया की हुई थी वो साहिल ने करवाई थी। अब साहिल से 10 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है और साथ ही साथ अब जब बातचीत हुई है और साथ ही साथ पुलिस ने पूछताछ की है तो साहिल से जानने की कोशिश होगी कि आखिर किस तरह से चेतन और सिया के बीच ये मुलाकात हुई और उसके बाद क्या दोनों के बीच जो करीबी आए या दोनों के बीच जो लंबी बातचीत होने लगी, क्या उसके बारे में साहिल जानता था? सिया को चेतन से मिलवाया क्योंकि साहिल था और साहिल के बारे में यहां पर ज्यादातर बात निकलकर सामने आएगी कि साहिल को पता था कि चेतन कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है और ये सब जानने के बाद भी उसने मुलाकात करवाई थी यहां पर सिया से। अब दोनों से जब ये पूछताछ हो रही है, हो सकता है कि तीनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी। अब पुणे की सिया ने ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। केतन मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। केतन को क्यों मारा सिया ने, क्या बताया, ये आपके सबके जहन में होगी ये बात। केतन सिर पर पैच लगाता था, यानी जो केतन थे यानी कि उसके बाल कम थे, इस वजह से वो पैच लगाता था। बाल कम होने की वजह से बताया जा रहा है कि सिया उसे नापसंद करती थी। अब हकलाता भी था इसलिए भी नापसंद करती थी, बताया जा रहा है सिया ने ऐसी बात कही है। चौथी बात यह है कि सगाई तोड़ती तो सबको ठेस पहुंचती, ऐसा सिया को लगता था कि परिवार के लोग आहत होते और वो परिवार को दुख नहीं देना चाहती थी। रास्ते से हटाना क्या उसे बेहतर लगा है, ये एक बड़ा सवाल है जो सिया से ही आ सकता है। और छठा है, हादसा बताकर क्या वो बच सकती थी, ये बात उसे खुद मालूम था, क्या फिर उसे ये बात किसी ने समझाई थी? ये अब पुलिस को पूछताछ के जरिए और अपने तफ्तीश से पूरा करना पड़ेगा, ये दुनिया के सामने लाना पड़ेगा। और पुलिस की पूछताछ में सिया गोयल ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सिया ने कहा कि केतन सिर पर पैच लगाता था इसलिए उसे नापसंद करती थी। केतन हकलाता था इसलिए वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। ये तमाम जो जवाब हैं वो सिया की तरफ से दिए गए हैं। जब पुलिस की टीम ने सिया से सवाल पूछा कि आखिर तुमने ये किया क्यों, सिया ने पुलिस को बताया कि उसे रास्ते से हटाना ही एक बेस्ट ऑप्शन लगा, क्योंकि लोहागढ़ किले में जहां से धक्का दिया गया वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है और सिया को लगा था कि किसी को पता नहीं चल पाएगा और वो बच जाएगी। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको सिया नजर आ रही हैं, बेहद खुश हैं, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पार्टी करते हुए नजर आ रही हैं। अब तक जो पूछताछ हुई है सबसे बड़ी बात निकलकर सामने ये आया है कि सिया को ये मालूम था कि केतन पैच लगाता है, यानी कि उसके बाल कम थे इसलिए वो नकली बाल लगाता है। दूसरी बात यह है कि केतन स्टैमर करता है यानी कि हकलाता है, ये बात भी शायद उसको पसंद नहीं थी। तो इसका मतलब क्या ये निकलता है कि सिया इस शादी के लिए रजामंद नहीं थी, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, परिवार के लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसी वजह से उसने ये तय किया कि मैं शादी करूंगी। लेकिन उसके दिमाग में ये बात किसने डाली कि अगर तुम अपने परिवार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हो तो क्या केतन को रास्ते से हटा दो, अगर हटा दो तो किस तरह से हटा दो? कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त पुलिस को तलाशने हैं। तो सिया ने पुलिस को जो बताया वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। केतन सिर पर पैच लगाता था, बाल कम थे इसलिए उसे केतन जो है वो पसंद नहीं था।
केतन हकलाता था, इसलिए वो पसंद नहीं था। सगाई तोड़ देती तो घर वालों को ठेस पहुंचती, इसलिए रास्ते से हटा दिया और हादसा बताकर बच सकती थी, ऐसा सिया ने पुलिस की टीम को बताया है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब केतन के सिर पर पैच लगाने को लेकर केतन के पिता से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि ये बात सगाई से पहले ही सिया और उसके घर वालों को बता दी गई थी, कुछ छुपाया नहीं गया था। अगर सिर पर पैच लगा था तो केतन को छोड़ देती, मार क्यों दिया? को वीक पहनता था, वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है इन बातों में? केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। अब सोचिए कि ये पिता क्या जवाब दे जब पिता से कोई ये पूछे कि आपका बेटा पैच लगाता था। लेकिन जाहिर सी बात है, पिता ने जो सवाल पूछा कितना जायज़ है। क्या अगर किसी को ये लगे कि मेरा बेटा पैच लगाता है इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, तो क्या उसका मर्डर कर देगा कोई? और यही सवाल अब पुलिस को भी तलाशना है। क्या वाकई में सिया ने इसी वजह से ये कदम उठाया? क्या सिया को ऐसा लगता था कि वो अगर घर वालों को बताएगी तो शायद उसके घर वाले क्या नहीं मानेंगे? या वाकई में उसके घर वालों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी? फिर उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया कि उसने केतन का मर्डर कर दिया? अब केतन मर्डर मिस्ट्री पर जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, यकीन मानिए हर कोई चौंक रहा है। इस बीच सिया की मां ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सिया की मां ने कहा था कि दोषी को फांसी दी जाए, सिया दोषी है तो उसे भी खाई में ढकेल दिया जाए। तहकीकात की तौर पे निकलता है कुछ जो भी दोषी, तो उसे सख्त से सजा दीजिए, या तो उसे फांसी की सजा दीजिए, या जहाँ केतन जी इसको लोहगढ़ में गिरे हैं वहां से जो दोषी है उसको गिरा दीजिए। देखो आज उनका बेटा गया है, आज उनको दुख है तो हमें भी दुख है, ठीक है। हम पर ये नहीं होना चाहिए था, और जिस आरोपी ने भी किया हो तो उसे सख्त से सजा हो जाए, या तो उसे फांसी की सजा दो या फिर जहाँ से लोहगढ़ लेके जाके वहाँ से उसे गिराया जाए। आपने फांसी की सजा की मांग की? हाँ जी। हाँ, आपकी बेटी है वो, हाँ क्या जी। महसूस करेंगे आप? अगर वो दोषी है, हाँ। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए। वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे थे। मेरे बेटे से भी बढ़ के यानी मेरा केतन जी था। आज उनको दुख नहीं, मुझे उनसे ज्यादा दुख है। और देखिए उधर केतन के पिता ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 2 मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं, वो मांगे भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो मांग वहां पर रखी गई है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही इसकी सुनवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। पुणे में आज शाम कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, उसमें खुद शायद मुख्यमंत्री और तमाम जो आम जनता है, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा केतन के पिता ने ये मांग की है, दोनों उनकी मांगे जो हैं वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मांग ली है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी इसकी। केतन के लिए इंसाफ की मांग तेज की जाए और यही उम्मीद केतन का परिवार कर रहा है कि जल्द से जल्द जो दोषी है, चाहे वो चेतन हो चाहे सिया हो, फास्ट ट्रैक में इस केस को चलाया जाए और जल्द से जल्द इस पूरे फैसले को सुनाया जाए। और एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने, मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है केतन के पिता को कि हम आपकी दोनों मांगे मानते हैं और इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया भी जाएगा। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ सिया से पूछताछ हो रही है। केतन की फैमिली ने सिया पर नशा करने का भी आरोप लगाया है, लेट नाइट पार्टीज और क्लब में जाने का आरोप लगाया है। इसी से जुड़े कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। सिया की मां से इस बारे में सवाल पूछा गया है तो उन्होंने सारी बातों को झूठा बताया और कहा कि उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है। अगर ये बात केतन के परिवार को पता थी तो उन्होंने रिश्ता क्यों नहीं तोड़ दिया। सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है हमारी ननद जी और हमारे जिया जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्ची पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। अब सोचिए कि दोनों ही परिवारों में इस वक्त ऐसा माहौल है कि अपने बच्चों के बारे में वो क्या कहें।
लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं, इसमें पुलिस को अब दूध का दूध पानी का पानी करना होगा और इसके लिए जो मुख्य वजह है और जो इसके लिए दोषी है उसको सामने लाना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में निहंगों के विवाद के बाद हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण बन गया है। उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंगों ने जबरदस्त हंगामा किया है। फिलहाल बैरियर तोड़कर उत्तराखंड जाने की कोशिश की। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस और निहंगों के बीच जमकर झड़प हुई और इस बवाल के बाद उत्तराखंड बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। उत्तराखंड बॉर्डर पर अभी भी 200 निहंग मौजूद हैं। निहंगों ने उत्तराखंड सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कल शाम निहंगों ने कुल्हार बैरियर तोड़ करके उत्तराखंड में घुसने की कोशिश की। पुलिस का आरोप यह है कि बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश हुई है। हथियार लहरा करके डराने की भी कोशिश हुई। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को डैमेज पहुंचाने जैसी घटनाओं को लेकर निहंगों पर एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि कर्णप्रयाग में निहंगों के साथ हुई बदसलूकी के बाद से ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। निहंगों की जो 4 मांगे हैं वो भी उन्होंने सामने रखी। तो पहली मांग है कि गिरफ्तार निहंगों की फौरन रिहाई हो। दूसरी मांग है कि निहंगों पर दर्ज एफआईआर वापस हो। तीसरी मांग है कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और चौथी और आखिरी मांग है कि हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा को शांतिपूर्वक पूरी करने दी जाए। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी तैनाती थी। दरअसल जो निहंग यहाँ पर जत्था था वो आगे जाने की कोशिश कर रहा था और कर्णप्रयाग जाने की कोशिश में थे। अब इन्हें रोकने के लिए जब पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की, उन्हें रोका तो वहाँ पर बड़ा हंगामा मच गया, जिसके बाद पुलिस के ऊपर भी पत्थर मारे गए। आप देख सकते हैं उनके ऊपर हथियार भी मारते हुए दिखाया जा रहा है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, ऐसा लग रहा है कि जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल क्या एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है? निहंगों की जो मांग रखी गई है उस पर क्या सुनवाई हुई है अब तक? बिल्कुल, उत्तराखंड प्रशासन को भी ये लगा था कि चमोली में हुए एक विवाद के बाद जो बातचीत हुई थी, जब पंजाब से जत्थेदारों को बुलाया गया था और निहंग सिंह गुरुद्वारा छोड़ के चले गए थे, तो ये विवाद सुलझ गया है। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पांवटा साहिब में 200 से ज्यादा निहंग पहुंचे। उन्होंने मांग की कि जिन निहंग सिंह को गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ा जाए, सारे केस वापस लिए जाए और उन पुलिस वालों के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हो जिन्होंने निहंग सिंहों के साथ बदतमीजी की है, उनकी पगड़ी उतारी है। इसी मांग को लेकर उन्होंने आगे कूच का ऐलान दिया था 25 तारीख को, लेकिन जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें समझाया। निहंग जत्थेदारों ने अब 2 दिन का समय दिया है। आज पहला दिन है और कल दूसरा दिन है। मांग ये है कि 5 जो जत्थेदार हैं वो पहले उन निहंग सिंहों से मिलेंगे जिन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है, जो विवाद के दौरान जख्मी हुए थे। उसके बाद वो जेल जाएंगे, उन निहंग सिंह से मिलेंगे जिन्हें अरेस्ट किया था और उनकी ये मांग है कि सभी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए और पुलिस पे कार्रवाई हो। हालांकि हरिद्वार के जो एसएसपी हैं, एडीजी एलओ देहरादून है, वो लगातार बातचीत से इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मसला सुलझेगा या नहीं ये अब 2 दिन बाद पता चलेगा। बिल्कुल अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यूपी के बदायूं की, जहां पर बदायूं में 2 पक्षों में भयंकर बवाल हुआ। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। हिंसक झड़प में दोनों पक्ष 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है और बताया यह जा रहा है कि ऑटो बाइक की टक्कर के बाद से यह पूरा विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस से भी लोगों की नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, लोगों को अलग करने की कोशिश की। मछली बाजार में हुए पथराव और मारपीट के मामले में 24 नामजद समेत तकरीबन 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ शुरू कर दी। और पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे और ईंट पत्थर से एक दूसरे पर पत्थर फेंकते रहे, हमला करते रहे और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो स्थिति संभालने का प्रयास किया। उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों से भी बुरा व्यवहार किया। फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की पहचान करके उन पर आगे एक्शन लेने की तैयारी कर रही है।
अब वो खबर जो रिश्तों को झकझोर दे। खबर आ रही है जयपुर से। एक बेटे ने बुजुर्ग पिता को संपत्ति और पैसों को लेकर बेरहमी से पीटा। बेटे ने एक के बाद एक कई थप्पड़, लात और घूंसे से पिता पर हमला किया। इस दौरान पिता सीढ़ियों पर ही गिर गए। इसके बावजूद आरोपी बेटा रुका नहीं। वो जमीन पर गिरे पिता को हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे तक ले गया। इस दौरान पूरा परिवार देखता रहा। पिता के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुजुर्ग पिता को कैसे पीट रहा है बेटा। पिता पर थप्पड़, लात और घूंसे बरसा रहा है और फिर घायल पिता को हाथ पकड़कर घसीटते हुए कमरे तक ले गया। घटना के दौरान परिवार के दूसरे सदस्य वहां पर बस मुक्त दर्शक रहे, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने तक की कोशिश नहीं की। ये पूरी वारदात का वीडियो सामने आने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा है। लोग इस बेटे पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर से है। ये कलयुगी वो बेटा है जो अपने बुजुर्ग पिता को कैसे मार रहा है। देखिए, 2 थप्पड़ लगाए, पिता नीचे गिर गए और आसपास जो मौजूद घर के लोग हैं वो भी कोई बचाने नहीं आ रहा है। देखिए किस तरह से अपने पिता के ऊपर वो जुल्म करता हुआ, मारता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 1, 2, 3, एक के बाद एक थप्पड़ जड़ता हुआ। शायद बीच बचाव करने के लिए कोई परिवार आया, लेकिन उसकी भी बात नहीं सुनी। अब देखिए एक और थप्पड़ और ये बुजुर्ग पिता नीचे गिर गए। अब सोचिए कि इस बुजुर्ग पिता की हालत कैसी है। बेहोश हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बेटा, उसका दिल नहीं पसीजा, उसको दुख नहीं हुआ। उसने सोचा नहीं यही वो बाप है जिसकी उंगली पकड़कर इसने चलना सीखा और आज उसी बाप को एक घसीटता हुआ ले जा रहा है। लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान बांटे जा रहे लंगर का खाना लेने के लिए कुछ लोग एक पुरानी बिल्डिंग की बालकनी पर चढ़ गए थे। तभी बालकनी भरभरा कर गिर गई, जिससे कई लोग मलबे में दब गए। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि कई अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं। तो लखनऊ की ये खबर आपको बता रहे हैं। मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। जुलूस के दौरान लंगर जो बांटा जा रहा था, उस दौरान यहाँ पर हादसा हुआ। जो पुरानी बिल्डिंग है उसका जो छत है वो कमज़ोर था, उसकी मरम्मत मांग रही थी, लेकिन वो कमज़ोर था और वहाँ पर देखिए कैसे वो भरभरा कर गिर गया। और उस छज्जे के नीचे जो लोग खड़े थे उन लोगों को काफ़ी गंभीर चोट आई है। 2 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। बाकी जो लोग हैं वो भी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मेरा नाम अशफाक है और घटना ये परंपरागत मुहर्रम का जुलूस हर वर्ष की तरह इस बार भी पकरिया महल्ले से होते हुए निकल रहा था। वहाँ पर एक रास्ते में एक मकान था जहाँ पर लंगर बांटा जा रहा था। लंगर छज्जे के और दीवार पर खड़े होकर लोग वितरित कर रहे थे। कुछ लोग नीचे से जो है तो लंगर ले रहे थे, जहाँ पर ज्यादा लोगों की भीड़ थी। कुछ लोग छज्जे को पकड़कर लंगर लेने लगे। इसी स्थिति में छज्जा और दीवार के साथ छज्जा जमीन पर नीचे आ गया, उसमें तमाम लोग दब गए। ये थाना क्षेत्र इटौंजा में कस्बा वोहोना में एक छज्जा गिरने की सूचना मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, सभी घायलों को उपचार के लिए भेजा गया। इसमें 2 बच्चों की मृत्यु होना बताया गया है। अली और अरमान, उम्र करीब 13 वर्ष है। ये एक निर्माणाधीन घर था, उसमें कुछ मुहर्रम के अवसर पर शरबत बांट रहे थे। छत पर खड़े होके तो उसमें छज्जे पे दबाव के कारण वो छज्जा नीचे जो खड़े थे उनके ऊपर गिर गया, इसके कारण मृत्यु हो गई। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, सबको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। अब बात करते हैं फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़ी बड़ी खबर की। खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल 30 जून तक रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने मामले में केस डायरी पढ़ने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 30 जून तक खान सर को मिली अस्थायी सुरक्षा जारी रहेगी। इसका मतलब है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई सख्त या फिर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अब अगली सुनवाई और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। तो फैजल खान उर्फ खान सर, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जिसके बाद वो लगातार पुलिस से भाग रहे थे, आखिरकार उन्हें कोर्ट से राहत मिली थी। अब वो जो राहत है बढ़ते बढ़ते 30 जून तक चली गई है। अब जो केस डायरी है उसे पढ़ने के लिए कोर्ट ने 3 दिन का वक्त मांगा है और माना जा रहा है कि 30 तारीख तक अब पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई खान सर के खिलाफ नहीं होने जा रहा है। यानी कि अस्थायी रूप से जो उनको राहत मिली हुई है वो आगे भी जारी रहेगी। अब 30 तारीख को क्या होता है, उसके बाद जब सुनवाई होती है तब क्या खान सर को ये राहत जो मिल रही है वो आगे मिल पाती है
या फिर नहीं मिलती है, उसके बाद ही पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पूरे पटना के अंदर जो कोचिंग इंडस्ट्री है उस पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।